आज बांग्लादेश अपनी 50वीं सालगिरह मना रहा है। इसी सिलसिले में तकरीबात में शामिल होने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी भी ढाका में गए हुए हैं। आज से कुछ बरस पहले इसी तरह से बांग्लादेश के एक नेशनल डे पे मैं भी इत्फाकन ढाका में था। मैंने अपनी नज़रों से क्या देखा और उसके इर्द गिर्द जो बांग्लादेश की जो तारीख है वो किस किस्म की नज़र आती है उसके बारे में मैं बात करूंगा। मेरा नाम ज़फ़र चौधरी है। जिस तरह से हमारे मुल्क में 15 अगस्त और 26 जनवरी दो नेशनल डे होते हैं, एक योम आज़ादी है और एक योम जमहूरिया है, इसी तरह से बांग्लादेश में भी दो नेशनल डेज़ होते हैं। एक होता है 26 मार्च जो आज है। 26 मार्च 1971 के दिन रेडियो के ऊपर अनाउंसमेंट करके जो बांग्लादेश की जो लीडर्स हैं, बांग्लादेश की जो कायदीन थे, उन्होंने पाकिस्तान से अपनी आज़ादी की अनाउंसमेंट की। लेकिन वो हतमी आज़ादी थी नहीं, क्योंकि उसी रोज़ शेख मुजीबुर रहमान जो उस वक्त के बड़े लीडर थे बांग्लादेश के, उनको अरेस्ट करके पाकिस्तान ले जाया गया। और 1900 ये फिर कई महीनों तक ये जंग चलती रही। 1971 में 16 दिसंबर को पाकिस्तान की आर्मी ने जंग हार के सरेंडर किया, जब उसको बांग्लादेश में बतौर विक्ट्री डे मनाया जाता। तो लिहाजा एक योम आज़ादी है और एक विक्ट्री डे है जिस दिन आपने फतेह हासिल की पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर। खून के साथ बिल्कुल रंगी हुई बांग्लादेश की तारीख है। बात है 2012 की। मैं ढाका में था कुछ दिनों के लिए, और ढाका में बहुत सारे मेरे दोस्त भी हैं, लेकिन उस वक्त एक इंस्टीट्यूशनल एंगेजमेंट थी जिसके सिलसिले में मैं गया हुआ था। 15 दिसंबर की रात को जब एक फेयरवेल डिनर था, क्योंकि अब 16 की सुबह मैंने वापस दिल्ली आना था, तो जो मेज़ पे कुछ लोकल बंगला दोस्त बैठे हुए थे, उन्होंने पूछा कि कल फ़्लाइट है आपकी, कितने बजे? तो मैंने कहा 10 बजे। उन्होंने कहा, वो उनको पता था कि मैं कहाँ ठहरा हुआ हूँ। जिस जगह मैं ठहरा हुआ था वो एयरपोर्ट से लगभग आधे घंटे से लेकर पौने घंटे का रास्ता था, इससे ज़्यादा नहीं था। और अगर आप सुबह के वक्त जाएं जब ट्रैफिक बहुत कम हो, तो यकीनन आप आधे घंटे में वहाँ से एयरपोर्ट पहुँच ही सकते थे। इन्होंने मुझे हिदायत की कि हमारा मशवरा ये है कि तुम सुबह 4 बजे के करीब अपने गेस्ट हाउस से एयरपोर्ट के लिए निकल लेना। अब मैं थोड़ा आराम परस्त, नींद ज़्यादा देर तक सुबह करने वाला हूँ, तो मैंने इनकी बात तो सुन ली, लेकिन ज़्यादा इनसे वो इसरार नहीं किया कि ये इतना नज़दीक सा फासला है, मुझे इतना जल्दी निकलने की क्यों ज़रूरत है। लेकिन फिर भी मैंने एहतियातन पूछा कि आप ये हिदायत क्यों दे रहे हैं, इतना जल्दी मुझे क्यों निकलना चाहिए। कहने लगे कल हमारा नेशनल डे है और नेशनल डे के ऊपर यहाँ पे बहुत सारी आतिशबाजी होती है, तुम उस आतिशबाजी से बच के हिंदुस्तान पहुँच जाओ तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। मैंने ज़्यादा प्रोब नहीं किया। खाना वाना खा के देर रात को जब मैं होटल आ गया, तो होटल की वो गेस्ट हाउस में रिसेप्शन पे आपको बताना पड़ता है कि सुबह आपको एयरपोर्ट के लिए गाड़ी कितने बजे चाहिए। मैंने उनको बताया, तो उन्होंने मज़ीद मशवरा दिया मुझे। वो कहते कि आप, बेहतर ये रहेगा कि आप सुबह 3 बजे ही निकल जाइए, 3 साढ़े 3 बजे। आपस में भी वो बात करने लगे, फिर वो उनका भी कंसेंसस हुआ। कहते नहीं, 3 साढ़े 3 के दरमियान तो निकल ही जाना चाहिए, हम आपको चाय कॉफ़ी वगैरह पिला देंगे तो आप चलो। मैं रात को वैसे भी कोई 12:30-1 तो वापस पहुंच रहा था। मैंने उनसे पूछा मामला क्या है। कहते नहीं, कल है कुछ यहाँ पे वायलेंस की पॉसिबिलिटी है, कल हमारा नेशनल डे है। मेरे जहन में कि नेशनल डे है और वायलेंस है, ये क्यों होना चाहिए? नेशनल डे पे तो सेलिब्रेशंस होने चाहिए। बरकैफ सुबह फिर मैं रात को सोया ही नहीं। सुबह 3 बजे मैं गाड़ी में बैठा, 3:30 बजे के करीब मैं गाड़ी में बैठा, निकल गया। तो ये बात सही थी कि जो रास्ता आधे या पौने घंटे में होना चाहिए था, वो लगभग 2 घंटे में हमने तय किया। और ये मेरी ज़िंदगी का सबसे खौफ से भरा हुआ सफ़र था जो 16 दिसंबर 2012 की सुबह को मैंने किया। और 2 बार या 3 बार कम से कम जो है वो मैंने ऐसे महसूस किया कि मैं बच गया, किसी तरीके से मैं बच गया, कि शुक्र है मैं बच गया, कि मेरे पास से जैसे हो के आपसे ख़तरा निकल जाता है तो आप एक बड़ा सांस लेते हैं, आप कहते हैं कि बच गया। ये कोई ड्राइवर था, बड़ा समझदार किस्म का आदमी था और सियासी सोच भी बड़ी रखता था, इसको पता है कि कहाँ से निकलता है। इसने मुझे छोटी छोटी गलियों में, फिर एक जगह सड़क से उतर के तो बिल्कुल खेतों में से लेकर ये मुझे चला गया। रास्ते में हमने क्या देखा कि गाड़ियां एक दूसरे को चेज़ कर रही हैं, एक दूसरे के पीछे लगी हुई हैं। गाड़ियों के बीच में से लोग बाहर निकले हुए हैं, छतों के ऊपर बैठे हुए हैं, हाथों में तलवारें ली हुई हैं, लाठियां ली हुई हैं। ये वो मंजर था जो मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं ये नहीं कहना चाहता कि हर साल बांग्लादेश के नेशनल डे पे ऐसा ही मंजर होता है। एयरपोर्ट पे मैं पहुंचा। आप, एयरपोर्ट एक इस किस्म का जगह है जो ग्लोबलाइजेशन का
सबसे जो बुनियादी अगर आप मिसाल देखना चाहें तो एयरपोर्ट है। आप किसी भी मुल्क में, किसी भी आप शहर में चला जाए, लगभग आपका जो एयरपोर्ट के ऊपर दाखिल होने का तरीकाकार होता है कि आपको एक जगह अपने आप को डिक्लेयर करना है कि आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपके पास वैलिड टिकट है और आज के ट्रैवल के लिए है। आपको सिक्योरिटी चेक करवाना, फिर आप दूसरी जगह, तीसरी जगह, बहुत सारे मुल्कों में तो मल्टी लेयर्ड है, 12-12, 13-13 जगह आपको, खास करके जम्मू में और श्रीनगर में शायद ये दुनिया में सबसे ज़्यादा कि आप कम से कम 8-9 बार किसी सिक्योरिटी वाले के कांटेक्ट में आते हैं। बहुत सारे मुल्कों ने सिर्फ कंप्यूटराइज्ड कर दिया है, सिस्टम इस तरह से कर दिया है कि आपको कैमरा ही देख लेता है कि आप वही आदमी हैं या नहीं, बाकी आपके सामान को वहाँ पे मशीनें चेक कर लेती हैं। लेकिन आपको उन लेयर्स में से गुजरना बड़ा ज़रूरी होता है। हम ढाका के एयरपोर्ट के ऊपर पहुँच गए सुबह लगभग 6-6:30 बजे के करीब। किसी ने कुछ नहीं पूछा, गाड़ी अंदर गई, एक जगह पार्क किया, मेरा सामान उसने दिया, मैंने बैग अपना मैं खींच के ले गया। जो एयरपोर्ट का मेन दरवाज़ा है, शीशे वाला दरवाज़ा, वहाँ पे गया। मैंने खड़े होकर अपना कागजात वगैरह निकालने लगा। मैंने देखा आगे पीछे कोई पूछने वाला ही नहीं है, मैं अंदर चला गया। इस एयरपोर्ट का जो अहाता है, जहाँ पे पार्किंग है, वहाँ पे पाँव धरने की जगह नहीं थी, इतना रश था। अंदर जब मैं चला गया, वहाँ भी मैंने बेशुमार रश पाया। लोग अपने कंबल, रज़ाइयाँ, सरहाने, पिल्लो वगैरह लेकर फर्श के ऊपर लेटे हुए, जगह जिसको जहाँ पे कुर्सी मिलती है, मेज़ मिलता है, बेंच मिलता है, वहाँ पे बैठे हुए हैं। ऐसा अक्सर रेलवे स्टेशन के ऊपर पाया जाता है। अंदर तक मैं बढ़ता गया, टिकट काउंटर तक चला गया। आपको पता, टिकट काउंटर तक जाते हुए आप 3-4 बार तो आप किसी ना सिक्योरिटी अमले के कांटेक्ट में ज़रूर आ जाते, कोई भी नहीं मिला वहाँ पे। फिर उसके बाद मैंने पूछा, कहते टिकट काउंटर अभी खोला नहीं। बैठकर मैंने एक जगह नाश्ता वाश्ता किया, उसके बाद देखा फ़्लाइट डिलेड है। करते करते एनीवे अंदर तक मैं पहुँच गया और फ्लाइट डिलेड थी। कुछ किताबें ले ली। शेख मुजीबुर रहमान जो बांग्लादेश के लीडर थे, बानी सदर थे, उनकी बायोग्राफ़ी ली, वो भी पढ़ना शुरू कर दी। उसके बाद दिलचस्पी पैदा होगी थोड़ी कि ये इतना वायलेंस जो है, ये क्यों नेशनल डे के ऊपर इतना वायलेंस क्यों हुआ। एक लेगेसी है इसकी। बांग्लादेश में तीन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, लेकिन 2 इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिन्होंने ज़्यादा देर तक पावर जिनके हाथ में रही है। यानी अभी शेख हसीना है वहाँ पे, और इनकी पार्टी, ये शेख हसीना खुद पिछले 13 साल से 12-13 साल से ये बतौर प्राइम मिनिस्टर बैठी हुई हैं। दूसरी हैं बेगम खालिदा ज़िया, वो भी 10-12 साल तक प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हुई हैं। शेख हसीना की पार्टी है बांग्लादेश अवामी लीग, और बेगम खालिदा ज़िया की पार्टी है, वो है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। एक दूसरे के साथ जो ढाका में मैंने रह के मैंने देखा, मालूम करके देखा, लिटरेचर बहुत कम पढ़ा, बहुत ज़्यादा स्टडी मैंने बांग्लादेश के ऊपर नहीं की। जो मुझे मालूम पड़ा, जो मुझे समझ में आया, वो ये है कि एक दूसरे के साथ इनकी जो लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन है वो वायलेंस की है। और किसी भी प्रोविंस में, किसी भी खित्ते में आप जाएं, वायलेंस जो है वो शदीद होता है, जो पॉलिटिकल वायलेंस जिसको बोलते हैं। उस दिन क्योंकि नेशनल डे था, तो दोनों पार्टीज़ जो है, एक जो वॉर ऑफ सुप्रीमेसी उसमें वो लगी हुई थी कि शो ऑफ स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा किस तरह से कर सकते। तो शो ऑफ स्ट्रेंथ का इन्होंने कुछ लगभग इस तरह से तरीका ढूंढा। ये जो 2 लेडीज़ हैं, जो 2 ख़वातीन लीडर्स हैं, वैसे तो मुस्लिम वर्ल्ड में और लार्जली जो है डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में इनकी मिसालें दी जाती हैं कि भी ये इन्होंने स्ट्रगल की, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें सरवाइव की, और औरत होकर ये पॉलिटिकल सिस्टम में इन्होंने चलाया, इन्होंने मुल्क को चलाया। ये बहुत बड़ी बात है। अभी अमेरिका तक में कोई औरत सदर नहीं बन पाई हुई है। लेगेसी ये है कि शेख हसीना के जो वालिद थे शेख मुजीबुर रहमान, ये बहुत लंबी कहानी है बांग्लादेश की। आज भी बहुत सारे अखबारात में इसमें कमेंट्री वगैरह भी आ रही है। लगभग जब पाकिस्तान तहरीक हुई थी 1940 में, तो 2-4 साल के अंदर ये अंदाज़ा लग गया था कि अगर ईस्ट बंगाल, अगर ये पाकिस्तान का हिस्सा बनता है और ये ईस्ट पाकिस्तान बनता है किसी वक्त में, अगर इस किस्म की बात होती है, तो शायद ये लंबे वक्त तक ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहेगा। इवेंचुअली ये एक अलग से ही मुल्क बन जाएगा, क्योंकि मज़हब ही काफ़ी नहीं है स्टेट्स को चलाने के लिए। लैंग्वेज, कल्चर और बहुत सारी चीज़ें उससे भी ज़्यादा सुप्रीम होती हैं। बिलाखिर ये शेख मुजीबुर रहमान ने एक बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी, और 1971 की सारी मुहिम के बाद वो जब आज़ादी हासिल हुई बांग्लादेश को, तो वो सदर बन गए। 1975 में 15 अगस्त के रोज़ जब हिंदुस्तान का इंडिपेंडेंस डे होता है, तो रात के अमल में, यानी सुबह होते होते फ़ौज में वहाँ पे रिबेलियन हुआ, और फ़ौज की 4 टुकड़ियों ने हमला कर दिया सदर के पैलेस के ऊपर या सदर के घर के ऊपर। लेकिन कोई रेजिस्टेंस जो है प्रेसिडेंशियल गार्ड्स ने, जो सिक्योरिटी बंदोबस्त होता है प्रेसिडेंट के घर पे, उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस पोज नहीं की।
बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस पोज ना करने का मतलब ये होगा कि शायद बहुत सारे लोग वहाँ पे भी मिले हुए थे। जब वो लोग दाखिल हो गए, फ़ौज के लोग जो हैं वो दाखिल हो गए प्रेसिडेंट के घर के अंदर, तो रिसेप्शन पे मेन लॉबी में प्रेसिडेंट के बेटे ने उनको इनकाउंटर किया, शेख मुजीबुर रहमान के बेटे को। उन्होंने गोली मार के वहीं पे उनको गिरा दिया। सीढ़ियों पे ऊपर जाने लगे तो शेख मुजीब की बीवी मिली। अब जो ख़वातीन होती हैं वो इमोशनल होती हैं, और वो उनकी, ये हमारा कल्चर है इंडिया का, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, हम सब का ये कल्चर है कि अगर कोई जिस किस्म की बात मर्द हजरात के ऊपर आ जाती है तो ख़वातीन आ जाती हैं बाहर पहले अपनी जान देने के लिए। उन्होंने जब ये देखा, हंगामा गहमा गहमी देखी, वो सड़क सीढ़ियों पे आई और वहाँ पे उन्होंने उनके साथ मुखातब हुई तो उन्होंने गोली मार के उनको भी मार गिराया। शेख मुजीब के पास पहुंचे तो उनको बताया कि भाई आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप इस्तीफ़ा दे दीजिए और रेडियो के ऊपर अनाउंस कर दीजिए, या आप गोली खा लीजिए। कन्फ्रंटेशन वगैरह हुई। उसके बाद शेख मुजीबुर रहमान जो सदर थे, बांग्लादेश के प्रेसिडेंट थे, जिन्होंने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद करवा के बांग्लादेश को एक मुल्क बनाया, शेख मुजीबुर रहमान को भी मार दिया गया। पीछे की तफसील बहुत लंबी है कि आर्मी में ये हो गया, करप्शन में ये हो गया, नेपोटिज्म में ये हो गया, ये लंबी कहानियाँ आप किताबों में पढ़ते रहना। लेकिन खून के साथ लबरेज। इनके दो बेटे और थे घर में, एक उनमें से 10 साल का था, बाथरूम में था, उसको भी जाके मार दिया, नौकरों को, स्टाफ को, सबको मार दिया। शेख हसीना थी इनकी बेटी, ये उस दिन घर पे थी नहीं, ये गई हुई थी वेस्ट जर्मनी में अपनी एक बहन और एक दोस्त के साथ, ये वेस्ट जर्मनी में थी, उसकी वजह से ये बच गई। शेख हसीना का जन्म है 1947 का, तो ये रही होंगी 25-28 साल की रही होंगी जब ये सारा हुआ। तो उसके बाद आके इन्होंने बाप की पार्टी को संभाला और ये खातून एक लीडर के तौर के ऊपर इमर्ज हुई। जब ये हो गया तो स्टेबिलिटी जो है किसी भी सूरत में नहीं आई। उसके बाद बहुत मैसिव वायलेंस हुआ। तो एक लिखने वाले कहते हैं कि सुबह जब पता चला, 15 अगस्त की सुबह, जब उस वक्त के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी थे जनरल ज़ियाउर रहमान, उनको जब पता चला कि वो शेव कर रहे थे, उस वक्त शीशे के सामने खड़े थे, एक ही तरफ से अभी शेव हुई थी उनकी, और स्लीपिंग सूट में थे, वहाँ से बाहर आए, रेडियो पे खबर सुनी थी, अपने कुछ बाकी जो ऑफिसर थे वो उनके पास पहुँचे हुए थे, उनके साथ बात की, उन्होंने बताया ये हो गया है। अब जब ये होता है तो फ़ौज पाकिस्तान में और बांग्लादेश में एक दूसरे के साथ बात करते हैं कि हालात इस किस्म के हो गए, तो बताओ अब हमें क्या करना चाहिए। तो कहते हैं, ऐसा एट्रीब्यूट किया गया है जनरल ज़ियाउर रहमान को कि इन्होंने कहा कि इसमें हमारा कोई रोल नहीं बनता, लेट द वाइस प्रेसिडेंट टेक ओवर एज द प्रेसिडेंट, हम कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करेंगे। लेकिन आखिर ऐसा हुआ नहीं, फिर एम्ब्रॉयल होते गए, क्योंकि जो इंस्टेबिलिटी होगी, फ़ौज में जगह जगह के ऊपर बगावत हो रही थी। जिस शख्स ने, जो इनके कैबिनेट कोलीग थे जिन्होंने टेक ओवर किया था शेख मुजीबुर रहमान के कत्ल के बाद, उनकी हुकूमत भी 2-3 महीने से ज़्यादा ना चली। फिर बाद में 1977 में जाकर मार्शल लॉ लगाना पड़ा। तब तक जनरल ज़ियाउर रहमान डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, फिर इनको प्रमोट करके आर्मी चीफ बनाया गया, और उसके बाद एक माहौल इस किस्म का बना। इस एमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन के बाद टेक ओवर किया जनरल ज़ियाउर रहमान ने, और टेक ओवर करने के बाद इन्होंने अपनी पार्टी भी बनाई। उस पार्टी का नाम है बंगला नेशनलिस्ट पार्टी, बंगला नेशनल पार्टी, BNP उनका पार्टी। तो ये दो मेन पार्टीज़ हैं, जो एक शेख हसीना जिसको चला रही हैं वो शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी है, और जो दूसरी पार्टी है वो जनरल ज़ियाउर रहमान की पार्टी। जनरल ज़ियाउर रहमान ने 3 साल तक हुकूमत की, पॉपुलर हुए दुनिया में भी और बांग्लादेश में भी। कंट्राडिक्शंस भी बहुत सारी होती हैं और इश्यूज़ भी सारे फेस किए, लेकिन पूरे मुल्क भर में एक केओस, एक डिसऑर्डर फैला हुआ था। तो ये जगह जगह जाकर मुआयना कर रहे थे। इसी सूरत में एक बार 1981 में चिटागोंग में गए हुए थे, एक सूबा है बांग्लादेश का, और वहाँ पे एक सर्किट हाउस में ठहरे हुए थे। सुबह जब निकले तो गोलियों की बरसात होगी इनके ऊपर, वो भी फ़ौज की गोलियाँ थी। इनके बॉडीगार्ड भी 6 या 8 वो भी मारे गए, और इस तरह से इनका किस्सा भी ख़त्म हुआ। 2 इम्पॉर्टेंट लीडर, शेख ज़ियाउर रहमान वो थे जिन्होंने 26 मार्च यानी आज के दिन 26 मार्च 1971 को रेडियो पे अनाउंस किया था, पहली अनाउंसमेंट की। उन्होंने कहा कि मेजर थे शायद उस वक्त, मेजर ज़ियाउर रहमान अनाउंस द इंडिपेंडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश। और फिर कुछ देर के बाद और अनाउंसमेंट हुई, उन्होंने कहा कि आई अनाउंस इंडिपेंडेंस ऑफ रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश इन द नेम ऑफ जनरल ज़ियाउर रहमान, क्योंकि इन द नेम ऑफ शेख मुजीबुर रहमान। उसी वक्त से ये चीज़ थोड़ी देखी जा रही थी कि भाई ये एक कन्फ्रंटेशन है पॉसिबली जो मिलिट्री लीडरशिप और पॉलिटिकल लीडरशिप के दरमियान। जो आगे शेख जनरल ज़ियाउर रहमान की जो
बेगम खालिदा ज़िया जिनका नाम है, उन्होंने पार्टी बिल्ड की, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। तो ये दो लोग जिन्होंने मुल्क के लिए अपने ही लोगों के हाथ गोली खा के शहादत दी, एक उनकी बेटी है और एक उनकी बीवी है, जिनकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ इस वक्त बांग्लादेश में, और जिनके ये जो वर्कर्स हैं जिनको मैंने उस दिन 16 दिसंबर 2012 को एक दूसरे के साथ वायलेंस की लैंग्वेज में, तसादम की लैंग्वेज में एक दूसरे के साथ बात करते हुए देखा। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी है, जैसे हर पड़ोसी के लिए अगले दिन मैं पाकिस्तान के लिए भी बात कर रहा था, हमारी नेक ख्वाहिशात हैं, वैसे ही नेक ख्वाहिशात बांग्लादेश के लिए भी हैं। आज का एपिसोड देखने के लिए बहुत शुक्रिया।